हम आज बात करेंगे कमर दर्द के लिए। तो कमर दर्द जो उम्र वजह से होता है उसको हम बोलते हैं सियाटिका। सियाटिका यानी लंबर कैनाल स्टेनोसिस यानी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो होता है ये उम्र वजह से होता है। कमर दर्द वेरी कॉमन, जो कि सब परिवार में देखा जाता है। और ऐसे कोई आदमी नहीं है कि बोल सकता है कि मेरे को कभी भी उम्र पूरा हो गया, मेरे को कभी भी कमर दर्द नहीं हुआ। ऐसे बहुत रेयरली मिलता है, कभी ना कभी हो जाता है। जो बच्चा जो होता है उसको भी, जो भारी सामान लेके स्कूल जाते हैं उनको भी कभी कभी कमर दर्द हो जाता है। कंजेनिटल एनोमली भी रहता है, जो कि जन्म से रहता है। डेवलपमेंटल एनोमली भी रहता है। और जो ऑफिशियल्स रहते हैं, जो सेडेंटरी वर्कर, हम डॉक्टर जैसे बैठ के रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली 4-5 घंटा बैठ जाते हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप पकड़ के ऑफिशियल्स, तो उसको मसल का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्पाज्म होता है, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन बोलते हैं। वो रेगुलर एक्सरसाइज ना करते, खाना में भी प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद जो उम्र बढ़ता है उसमें हमको सियाटिका बोलते हैं। बट जो कमर दर्द होता है वो 2 वजह से होता है। एक तो हो गया स्लिप डिस्क, जो कि सेकेंड और फोर्थ डिकेड 20 से 40 साल तक होता है। जो दोनों हड्डी का बीच में जो वाशर रहता है उसको डिस्क बोलते हैं। और डिस्क कभी कभी स्लिप हो जाता है, उसको स्लिप डिस्क बोला जाता है। और उम्र वजह से जो होता है उसको बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जो कि रास्ता छोटा होने से स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से जाता है, लंबा रस्सी जैसे जाता है, उसको दबा देता है। तब आइए अभी एनाटॉमी देखते हैं, ये हो सकता है क्या होता है। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये 33 वर्टिब्रा मिलके बना हुआ है। ऐसे 33, गर्दन में 7 हड्डी, पीठी में 12 हड्डी और कमर में 5 हड्डी। ये ब्रेन हो गया, ये कमर हो गया और लास्ट पीस वर्टिब्रा हो गया। ये हड्डी का बीच बीच में एक वॉशर जैसे है, उसको डिस्क बोलते हैं। जिसको डिस्क बोलते हैं, DISC, डिस्क। दोनों हड्डी का बीच में रहता है डिस्क। और पीछे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से निकाल के लंबा रस्सी जैसे जाता है। सुषुम्ना कांड बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकालते हैं, दोनों तरफ 2। तो ये 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, इस तरफ 30 पेयर, लेफ्ट साइड और राइट साइड। 8 गर्दन से निकाल के हाथ को सप्लाई किया है और 5 कमर से निकाल के पाँव को सप्लाई किया है, लंबा जैसे रस्सी होकर सप्लाई किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर हम टच करेंगे तो कोई मच्छर काटता है, उसका इन्फॉर्मेशन 6th नर्व से कनेक्शन होकर स्पाइनल कॉर्ड होकर ब्रेन तक जाता है। कि जो दोनों हड्डी का बीच में जो डिस्क है वो 2 लेयर होता है। बाहर का फाइबर होता है, अंदर का जेली होता है। एनुलस फाइब्रोसस, न्यूक्लियस पल्पसस। कोई आगे झुके सामान उठाएगा, कोई जर्क हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बीच में जो प्रेशर होके बाहर का फाइबर तोड़ के जेली निकाल आता है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तो स्लिप डिस्क यूजुअली यंग एज में होता है, 2nd to 4th डिकेड। बट ये जो उम्र वजह से जो होता है प्रॉब्लम, ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस, उसको कैनाल बोलते हैं। स्पाइनल कैनाल, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकाल के पूरा लास्ट पीस वर्टिब्रा तक जाता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड पास करता है उसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। सर्वाइकल होगा तो गर्दन में, लंबर में होगा तो कमर में। ये 3 वजह से होता है। एक तो उम्र वजह से हड्डी कमज़ोर हो जाने से, हड्डी को दबाने से जो निकाल आता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। वो प्रोजेक्शन धीरे धीरे कैनाल को, डायमीटर को कमा देता है। कभी कभी स्लिप डिस्क होकर भी ये बाहर आ जाता है। और साइड में क्या होता है ना, फैसेट जॉइंट रहता है, वो फैसेट जॉइंट का भी आउट पाउचिंग होता है। और ये दोनों हड्डी का बीच में जो कनेक्टिंग लिगामेंट है येलो दिखा जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं येलो लिगामेंट, नहीं तो लिगामेंटम फ्लावम। ये भी उम्र वजह से हाइपरट्रॉफिक होकर उसका भी ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। तो धीरे धीरे ये स्पेस का जो डायमीटर छोटा हो जाता है। डायमीटर छोटा होने से ये नर्व का व स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है। तो ये कभी कभी जो नॉर्मल डायमीटर होता है 16 मिलीमीटर टू 15 to 16 मिलीमीटर, ये धीरे धीरे कम होकर 10 तक जब आएगा तो चलेगा। उससे नीचे आएगा तो आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोला जाता है। ये सेंट्रल कैनाल हो सकता है, लेटरल कैनाल हो सकता है, नहीं तो फोरामिनल भी हो सकता है। इधर भी और इधर भी, सेंटर में, 3 जगह में स्टेनोसिस हो सकता है। नहीं तो एक ऑपरेशन में भी 3 भी क्लियर हो सकता है। और एक पेशेंट का भी 3 जगह भी एट ए टाइम ऑपरेशन भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कभी कभी फ्रैक्चर वजह से भी नैरो हो जाता है, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होता है भी नैरो होता है, कभी कभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो वो इम्यूनिटी कम होने थे, इसमें होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि हड्डी हड्डी जुड़ जाता है, हड्डी हड्डी नज़दीक आ जाता है। तो दोनों हड्डी का बीच में वाशर कम हो जाता है, ये स्पेस कम हो जाता है, तो नस को दबा देता है। दबने से वो पेन आ जाता है, सेमिलर पेन। कैसे पेन होता है, वो कमर से पेन पाँव तक जाता है। स्लिप डिस्क में यूनिलेटरल पेन होगा और ये जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस की सियाटिका में यूजुअली सेम पेन हो जाता है, दोनों पाँव को जाता है।
झंझनाहट होता है, सोना पड़ जाता है, नम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, चलने का दौड़ता कम हो जाता है, तो डिस्टेंस कम हो जाता है और टाइम भी कम हो जाता है। खड़ा होने का सपोज 15 मिनट खड़ा होते थे, आधे 1 घंटा खड़ा होता है, अभी 5 मिनट खड़ा होने से पेन शुरू हो जाता है और उसमें बैठ जाने से आराम लगता है, आगे झुकने से और आराम लगेगा। ये जो होता है उसको डायग्नोसिस करना आजकल बहुत ईजी, जो कि एमआरआई वजह से होता है। एमआरआई क्या है, एक्सरे एमआरआई दोनों होता है, बट एमआरआई में आपको पूरा डायमीटर आप बता सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि एमआरआई प्लेट में आपको पूरा देखा जाएगा ब्रेन का स्टेटस, उसके बाद जो हड्डी है 33 वर्टिब्रा, सर्वाइकल C2 से आपको C1 C2 से C7 तक होता है, डोर्सल वर्टिब्रा 12 होता है D1 to D12 और लंबर वर्टिब्रा 5 होता है L1 से L5। दोनों हड्डी के बीच में एक एक डिस्क होता है, शॉक एब्जॉर्बर काम करता है, वो ब्रेन से निकाल कर जाता है। दी ब्रेन का एक्सटेंशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकालता है नर्व्स। ये 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, लेफ्ट साइड दिस साइड 8 नर्व निकाल के गर्दन से हाथ को सप्लाई करता है और कमर से 5 नर्व सप्लाई करता है पाँव को, उसको बोलते हैं सियाटिक, उसको बोलते हैं ब्रैकियल नर्व। जब आगे झुक के कोई सामान उठाने के बाद जो जर्क हो जाता है तो ये आपका बाहर का फाइबर तोड़ के ये निकाल आता है, उसको दबा देता है, और पीछे जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड रहता है। हमारा प्रॉब्लम है L3 L4 में, जो कि L3 L4 में स्पाइनल कॉर्ड ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड जो ओनली स्पाइनल कॉर्ड इधर ट्रेस हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट ग्रेड 4 कंप्रेशन इधर दिखा रहा है। पहले डायग्नोसिस करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट मिला कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आ गया तो उनको हमको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके देखते हैं। अप टू 6 to 3 मंथ्स तक कभी कभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में 3 सामान रहता है, एक तो फिजियोथेरेपी, एक न्यूट्रिशन और विटामिन्स और एक एक्सरसाइज। न्यूट्रिशन और विटामिन्स बहुत ज़रूरी है, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, थायराइड पेशेंट हो गया, उसको तो आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बराबर देना पड़ेगा, डायबिटीज़ एकदम 100% कंट्रोल रखना पड़ेगा, थायराइड को भी वैसे दवा देना पड़ेगा। उसके साथ का जो न्यूट्रिशन होता है, जो कि आजकल बहुत सारा यंग बंदा को जो कि ऑफिशियल काम करते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, तो बराबर रेगुलर टाइम में खाना खाते नहीं हैं, उनको न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाता है और मसल स्पाज्म ज़्यादा होता है। बेसिकली 3 विटामिन्स डेफिसिट होता है, जो कि विटामिन डी, कैल्शियम एंड विटामिन B12। विटामिन डी जो कि धूप से मिलता है, बहुत सारा आदमी जो कि धूप नहीं जाते हैं, तो उसको क्या होता है कि जो चमड़ी से धूप लगने से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी कोई खाना से नहीं मिलता है, कोई फूड से नहीं है, कोई फ्रूट्स में नहीं है, किधर भी नहीं है, जो कि आपको धूप में जाना पड़ता है। आधा घंटा 45 मिनट्स जाके आप सूर्य नमस्कार वगैरह जो एक्सरसाइज करेंगे पूरा खाली बॉडी में, अराउंड आधा घंटा 45 मिनट्स में आपको बन जाता है विटामिन डी, जो कि अराउंड 1000 माइक्रोग्राम विटामिन डी रोज़ हमको बॉडी को ज़रूरत होता है। कैल्शियम, विटामिन डी, ये दोनों जब मिल जाता है तो हड्डी मजबूत हो जाता है। कैल्शियम आप जितना भी खाएंगे वो घुस नहीं पाएगा हड्डी के अंदर विदाउट विटामिन डी। विटामिन डी आएगा, वो चाबी होता है जो रिसेप्शन होता है, और रिसेप्टर वो निकाल के खोल देता है, तो कैल्शियम घुस जाता है हड्डी के अंदर। कैल्शियम कहाँ मिलता है? जो कैल्शियम होता है वो बेसिकली फूड से मिलता है, बट द हाईएस्ट कैल्शियम अवेलेबल मिल्क में ज़्यादा रहता है। 1 लीटर मिल्क में 1200 मिलीग्राम कैल्शियम है। अब आधा लीटर मिल्क भी ले लेंगे तो 6 से मिल जाएगा, और 400 मिल जाएगा आपको कोई वेजिटेबल्स वगैरह में। और आपको थर्ड जो विटामिन है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, वो ज़्यादा मिलता है आपको नॉनवेज में। आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छा है, मछली से सबसे अच्छा है, छोटा मछली और ज़्यादा अच्छा है, और बड़ा मछली आप लेते हैं तो ऊपर का जो चमड़ी है वो उसको निकाल देना, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है। फिजियोथेरेपी लोग क्या करते हैं, आपको जो दिन बैठ के मसल स्पाज्म हो जाता है, पेन होता है, लुम्बा को जो टाइट हो जाता है उसको रिलैक्स करने के लिए उनके पास सब मशीनरीज है, वो क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेंट से वो लगा देंगे मशीन, आपको थोड़ा सा आराम लगेगा। और उसके साथ साथ गर्म पानी का सेक, मलम, ये सब भी देने से आराम लगेगा। और मोटा पिलो, मोटा कुशन बेड आप यूज़ करेंगे उसको भी तो अवॉइड करना है, ठंडा अवॉइड करना है, ज़्यादा टाइम AC को अवॉइड करना है, और एक्सरसाइज रोज़ घर में कुछ करना है। और जैसे फिजियोथेरेपी लोग आपको सिखा देते हैं ऐसे घर में करना है, न्यूट्रिशन बराबर रखना है। उसके साथ आपको बेल्ट कभी कभी ज़्यादा हेल्प करता है। बट जब भी सीवियर स्टेनोसिस आ जाता है, स्टेज 4 कि स्टेज 3, उसमें आपको पेन रिलीफ नहीं होता है। क्या होता है ना, झंझनाहट बढ़ते जाएगा, और वॉकिंग डिस्टेंस कमते जाएगा, टाइम ऑफ स्टैंडिंग कमते जाएगा, आप एकदम होम बाउंड हो जाएंगे, और धीरे धीरे वीक हो जाएगा, मसल अट्रोफी हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, पेशाब का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपको टट्टी का प्रॉब्लम हो जाता है, तब आपको ऑपरेशन का जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन जो होता है वो 3 वैरायटी होता है, ओपन सर्जरी, माइक्रो सर्जरी और एंडोस्कोपिक सर्जरी।
ओपन सर्जरी और माइक्रो सर्जरी में दो मेजर प्रॉब्लम है, जिसमें एंडोस्कोपी सर्जरी में उसमें नई प्रॉब्लम नहीं होता है। अदर जो माइनर एडवांटेजेस वो तो रहता है, क्योंकि मसल स्ट्रिपिंग कम होता है, छोटा सा काटना पड़ता है, स्टिच नहीं लगेगा, ब्लीडिंग नहीं होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा एंडोस्कोपिक सर्जरी में, और एडवांटेजेस बहुत सारा है, 20-30 एडवांटेजेस है, मेजर एडवांटेज ओनली 2। जो कि ओपन सर्जरी में क्या होता है, हम लोग को काटना पड़ता है तो मसल स्ट्रिपिंग करना पड़ता है, उसके साथ साथ क्या होता है ना, दोनों हड्डी का बीच में जो होता है वो डिस्क रहता है, इधर कनेक्शन कुछ नहीं है, कनेक्शन इधर है पीछे, जो कि फैसेट जॉइंट बोला जाता है। ये फैसेट जॉइंट कभी कभी कट के ये दोनों हड्डी का बीच में जितना भी मसल्स है, बोन है, ये सब निकाल के काट के स्ट्रिपिंग करके डिस्क निकालना पड़ता है, और डिस्क के साथ जो हाइपोट्रोफिक फैसेट हाइपोट्रोफिक लिगामेंटम फ्लावम उसको काट के साफ करना पड़ता है। तो ये जो हो गया ओपन सर्जरी में, देखिए आपको वीक हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है तो आगे झुकना मना कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद आगे झुकना मना है, भारी सामान उठाना मना है, ये सब मना कर देते हैं। तो जो एक्टिव पर्सन उसको थोड़ा सा इनएक्टिव होना पड़ेगा। माइक्रो सर्जरी में जस्ट आधा होता है, थोड़ा एक आधा वीक होगा, आधा कॉम्प्लिकेशन होगा, नर्व्स इंजरी भी काम आधा होगा। बट ये जो एंडोस्कोपिक सर्जरी आ गया, इसमें टोटली ऑलमोस्ट नर्व इंजरी का चांसेस 0, और कोई भी हड्डी मसल लिगामेंट जो जॉइंट कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, एनाटॉमी प्रिजर्व होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल स्पाइनल सर्जरी विदाउट डिस्टर्बिंग द एनाटॉमी। एनाटॉमी की कोई भी डिस्टर्ब ना करके ऑपरेशन हो जाएगा। कैसे होता है ना, एक छोटा सा पेंसिल जैसे रहता है, इसमें अराउंड 35 to 80 लाख तक कैमरा आता है। ये कैमरा का इधर लाइट होगा और दोनों हड्डी का बीच में घुस जाएंगे, छोटा सा चमड़ी छेद करके अराउंड 15 मिलीमीटर कट करके दोनों हड्डी के बीच में घुस जाएंगे। हड्डी मसल लिगामेंट जॉइंट कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। घुसने के बाद इधर लाइट होगा, कैमरा होगा, केबल माध्यम से मॉनिटर को लगा जाएगा, तो सामने मॉनिटर में बड़ा बड़ा देखा जाएगा, 40 to 80 टाइम्स बिग देखा जाएगा, मैग्नीफाइड व्यू। ये जो होता है इतना बाम्बो स्पाइन जैसे देखा जाएगा, वो एक क्रिकेट बॉल जैसे देखा जाएगा, पूरा क्लियर कट पिक्चर आएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा देखने के, डायग्नोसिस करने के। बट जिसकी ओपन सर्जरी माइक्रो सर्जरी में पॉसिबल नहीं होता है। एक बार देखने के बाद केबल माध्यम से तो मॉनिटर को चला जाएगा, मॉनिटर में आप देखेंगे इधर 2 छेद हो रहता है। एक छेद में आप एक इंस्ट्रूमेंट घुसा के नर्व को प्रोटेक्ट देते हैं, उसको बोलते हैं नर्व रूट रिट्रैक्टर। तो उसको एक बार नर्व रूट रिट्रैक्टर हो जाएगा तो आप इधर ये जो डिस्क निकालने के बाद कि मसल निकालने के बाद कि फैसेट निकालने के बाद, जो भी हाइपोट्रोफिक फैसेट जो पैथोलॉजिकल लिगामेंटम फ्लावम निकालने के बाद, तो नर्व इंजरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नर्व रूट रिट्रैक्टर इसको सेपरेट करके जैसे बाउंड्री करके लगा देगा। तो ये टेक्निक में आपको नर्व रूट इंजरी नहीं हो सकता है, फुट ड्रॉप नहीं होता है, कि जो कि लोकली हम लोग बिलीव करते हैं सब लोग कि ये एक बार कमर का सर्जरी होगा तो फुट ड्रॉप होने का चांस, कि पैरालिसिस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एंडोस्कोपी में पैरालिसिस का कोई चांसेस नहीं है। और ओपन सर्जरी जो कि माइक्रो सर्जरी में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी में 25 मिनट्स 1 लेवल। और ये जो स्टेनोसिस होता है यूजुअली मल्टीपल लेवल होता है, 2-3 लेवल में होता है, और उम्र वजह से होता है। जो कोमॉर्बिडिटी रहता है, डायबिटीज़ रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो यूजुअली एनास्थेटिस्ट आपको देखता है कि भाई ये तो ओपन सर्जरी 6 घंटा 8 घंटा लग जाएगा, एनास्थेसिया देने के वक्त प्रॉब्लम बाद हो सकता है, तो आईसीयू बैकअप का ज़रूरत हो जाता है। बट ये जो एंडोस्कोपिक सर्जरी में 25 मिनट लगेगा, 2-3 लेवल के लिए 1 घंटा में ख़त्म, तो ये टेंशन नहीं है। सर्जन भी कंफर्टेबल और एनास्थेटिस्ट कंफर्टेबल और पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है। और ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है ना, आपको जो ऑपरेशन करने के बाद ये जो काट करने करना पड़ता है, उसके बाद क्या लूज हो जाता है। तो आपको 2-3 लेवल ऑपरेशन करने के बाद लूज हो जाएगा, तो क्या करते हैं वो लोग, स्क्रू दे के फिक्स कर देते हैं, रॉड दे के फिक्स कर देते हैं। तो ये स्क्रू का जो इम्प्लांट लगेगा ये यूजुअली 70-80,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि एंडोस्कोपिक सर्जरी में हम हड्डी मसल लिगामेंट जॉइंट कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, एनाटॉमी ऐसे ही रहेगा। इधर 3 लेवल के 3 छेद होगा, 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर, 4 लेवल का और एक। तो इसमें एनाटॉमी जैसे ही था ऐसे ही रहेगा। इम्प्लांट का कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रू प्लेट का कोई ज़रूरत नहीं, उसका पैसा पूरा कम हो जाएगा। तो आपको टोटल कॉस्ट 1 लाख से 2 लाख तक पूरा आराम से आ जाएंगे। 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को कोई धूप में खड़ा होकर एक्सरसाइज करने से, आपको सूर्य नमस्कार करने से आपको जो एक्सरसाइज होने के साथ साथ विटामिन डी भी मिल जाता है। उसके साथ दूध पीना है और मछली खाना है और एक्सरसाइज करना है और पिल्लो अवॉइड करना है। गद्दा, जो मोटा गद्दा में सोना नहीं, हार्ड बेड अच्छा है, बेटर है, जो ऑर्थोपेडिक्स बेड वो ठीक है। इसे ज़्यादा दबता नहीं, ज़्यादा दबने से जो कटन का होता है तो दब जाता है।
और आप रेगुलर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, रेगुलर विटामिन्स खाते रहना, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी और जो कैल्शियम, ये जो टेस्ट करके देख लेना। जो उम्र ज़्यादा हो जाता है तो डायबिटीज़ वगैरह है तो BMD करके टेस्ट कर लेना। और फिर भी आपको पेन है तो आपको कभी कभी MRI करके चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटस है।